राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान हस्ताक्षरित एमओयू को ए, बी और सी श्रेणियों में विभाजित किया गया। 100 करोड़ रुपए से लेकर 1000 करोड़ रुपए तक के निवेश एमओयू की प्रगति मूल्यांकन किया जा रहा है। राज्य सरकार 31 मार्च 2025 तक सभी निवेशकों को चिन्हित भूमि आवंटित की जाएगी और राज्य सरकार 12 महीनों में एमओयू पर प्रगति की सार्वजनिक घोषणा करेगी। कैसे सरकार निवेश को धरातल पर उतार रही है, कैसे सरकार के अधिकारी कार्य कर रहे हैं, क्या है राजस्थान को राइजिंग करने का फुल प्रूफ प्लान, देखिए रीको चेयरमैन और प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा से जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद की खास बातचीत। राजस्थान के डेवलपमेंट को लेकर राज्य सरकार जिस तरीके से पहल कर रही है उसी को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि रीको चेयरमैन है और प्रमुख शासन सचिव है उद्योग हमारे साथ अजिताभ शर्मा जी, उनसे ही बात करते हैं सीधे। सर, राजस्थान के डेवलपमेंट को लेकर किया गया, उसमें करीब 35 लाख करोड़ का एमओयू है, तो एमओयू के साथ साथ कितना प्रगति अपन देखते हैं इसमें जो एमओयू है सर राइजिंग? देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि जो जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था, तो अगर उस समय को अगर अपन मान करके चलते हैं तो लगभग 35 लाख करोड़ से ऊपर के एमओयू प्राप्त हुए थे। 11,000 के करीब उनकी संख्या थी। अब उनको निश्चित रूप से लागू करना एक चुनौती है और उसके लिए जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं उसके अंदर हमने ये रखा है कि 31 मार्च तक जहाँ तक संभव हो सकता है इन सभी एमओयूज़ के जो भूमि संबंधी प्रकरण हैं उन सब का निपटारा किया जाए। और चूँकि संख्या काफ़ी बड़ी है 11,000 के ऊपर, तो उसके अंदर ये भी निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कि ऐसे निवेशक जिनकी गहरी रुचि है अपने निवेश को जल्दी धरातल पे उतारने के और उनकी जो बिज़नेस स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जिन्होंने कुछ प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज अपनी ऑलरेडी कर रखी है कि उनको कितनी भूमि की आवश्यकता है, वो कहाँ पे भूमि अगर उन्होंने चिन्हित भी कर रखी है। कुछ ऐसे निवेशक भी हैं जिनके पास पहले से ही है जो लैंड अवेलेबल है, तो ऐसे केसेस को हमने प्रायोरिटाइज करके उनको कैटेगराइज किया और उसके लिए उद्योग विभाग को जो समय सीमाएं निर्धारित की गई थी, 6 तारीख की एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बैठक थी, उसके बारे में हमने सभी विभागों को भी सूचित किया है और उसमें काफ़ी अच्छा कार्य हुआ है अभी तक। और ये वर्गीकरण जो अलग अलग कैटेगरीज़ का है, मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कैटेगरी ए और बी। तो कैटेगरी ए जो है वो टॉप प्रायोरिटी की कैटेगरी है जिसमें बड़े जो उद्योगपति हैं या उद्योग समूह हैं या जो ऐसे निवेशक हैं कि जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में पहले काफ़ी काम अच्छा किया हुआ है देश के अन्य राज्यों में, राजस्थान में, और जिनकी जो वित्तीय उपलब्धता भी जिनके पास है वो निश्चित रूप से उनके बैलेंस शीट वगैरह को देख करके हमें अगर लगता है कि वो जल्दी से जल्दी अपने एमओयू को धरातल पे ला सकेंगे तो उनको हमने कैटेगरी ए में डाला है। फिर कैटेगरी बी में ऐसे एमओयूज़ हैं जहाँ ये लगता है कि निवेशक गंभीर तो है, निवेश करना चाहता है, परंतु उसको थोड़ी हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा, ताकि वो जो उसका कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट को लेकर के या अपना नया बिजनेस शुरू करने का वो धरातल पे आ सके। तो ये दोनों अगर आप कैटेगरीज देखेंगे तो जो माने मोटा मोटा 3-3 हज़ार के करीब होती है, तो लगभग 6,000 के करीब ऐसे एमओयू हैं 11,000 में से जो सीरियस इन्वेस्टर्स हैं। और जो पहली कैटेगरी हो गई 3,000 की, वो तो बहुत ही सीरियस इन्वेस्टर्स हैं जिनका बिज़नेस फुटप्रिंट ऑलरेडी राजस्थान में देश के अन्य भागों में है, तो उनको हमने सबको एक बार जो है उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया है। और इन 6,000 एमओयू में लगभग 31 लाख करोड़, 35 लाख करोड़ में से 31 लाख करोड़ की राशि समाहित है। और इसमें मुख्यतः जो हैं वो निश्चित रूप से ऊर्जा क्षेत्र के हैं, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ के भी हैं, टूरिज़्म के काफ़ी एमओयूज़ हैं, अर्बन सेक्टर के काफ़ी एमओयूज़ हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के भी इसके अंदर कुछ एमओयूज़ हैं, फिर हायर एजुकेशन के भी कुछ एमओयूज़ हैं, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के भी एमओयूज़ हैं। तो अब जो हमारी आगे इसकी कार्य योजना है वो ये है कि ऐसे निवेशक जिनके पास पहले से ही ज़मीन है
तो एक तो उनको इमीडिएटली ग्राउंड पे लाया जा सकता है, तो उनकी जो बाकी की कंसेंट्स और अप्रूवल्स हैं, जो सर्विसेज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। और जिनको ज़मीन की आवश्यकता है उसमें आप ये मानिए जो ये टोटल 6000 थे, इसमें से 90% के ऊपर MOU इंटेंट्स पे हम जो संबंधित विभाग है जो इन निवेशकों को भूमि देंगे, उनको हमने एक बार वो MOUs में से टास्क जनरेट करके कम्युनिकेट कर दिया है। तो उसमें मुख्य रूप से जैसे एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में ज़मीन देनी पड़ती है, और दूसरा उसमें RICO हो गया, फिर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं या म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, वो हो गई, और फिर एक जो UITs और JDAs और जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो वो ऐसी एजेंसीज़ हो गई। तो उन डिपार्टमेंट्स को अब हमने ये कहा है कि आप लोगों से इन इन्वेस्टर्स की लैंड की रिक्वायरमेंट है, तो एक बार उनसे संपर्क करके 31 मार्च, जैसा मैंने पहले बताया आपको, वो एक हमने तारीख रखी है कि हर संभव जो भूमि संबंधित आवश्यकताएं हैं उनको एक बार हम क्लोज कर दें, ताकि एक इन्वेस्टर का जो है विश्वास राज्य सरकार में और जो उद्योग विभाग है और जो अन्य विभाग हैं उसमें कायम हो सके। सर, जब भूमि की बात आती तो भूमि सर नीलामी के आधार पर और आवंटन के आधार पर इनको की जाएगी सर? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, फिर RICO हो गया, फिर ULBs हो गई, फिर जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो हो गई, और फिर UITs हो गई। तो सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है। JDA के अपने नियम बने हुए हैं जिसमें वो लैंड अलॉटमेंट करते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग सेक्टर्स के रूल्स बने हुए हैं, नोटिफिकेशंस निकले हुए हैं। इसी तरीके से RICO के भी प्रक्रिया, लैंड डिस्पोजल रूल्स बने हुए हैं जिनको इंटरनली RICO फॉलो करता है। बट हाल ही में हमने जो है एक अभी डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी की घोषणा की है, और उसके अंदर ये रखा है कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जो सैचुरेट नहीं हुए, मतलब उसमें जिसमें 90% से कम भूमि का अभी तक आवंटन हुआ है। तो सपोज़ आप मानिए किसी इंडस्ट्रियल एरिया में 100 प्लॉट हैं, और वहाँ पे अभी तक आवंटन करने के बाद अगर आपके पास 10 से कम प्लॉट बचे हैं तो उसमें तो ऑक्शन होगा, ऐसे कम क्षेत्र हैं। बट अधिकांश क्षेत्र जिसमें 10 से यदि अधिक प्लॉट उपलब्ध हैं, ऐसे भी कई इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जहाँ पे 30 से 40% ही आवंटन हुआ है, उन सब में डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी लागू होगी। तो उसका बेसिकली जो उसकी प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है कि जो MOUs प्राप्त हुए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, उसमें ज़रूरी नहीं है कि केवल इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ही इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट हो, मेजरली वही है। और अगर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो डिमांड RICO को जनरेट होती है कि ये निवेशक RICO क्षेत्र में लैंड चाहता है अलॉटमेंट, तो इन दैट केस वो स्पेसिफिक एक जो प्लॉट है पूरे स्टेट में जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज़ है RICO के, वहाँ पे उसका वो चयन कर सकता है। और उसके बाद यदि एक से अधिक एप्लीकेशंस हैं उस सेम प्लॉट पे, तो लॉटरी के माध्यम से आवंटन होगा, वो मतलब उसका ऑक्शन नहीं होगा। और ये भी देखा जाएगा कि जिनके बीच लॉटरी की जा रही है, तो वो एक तो वो सीरियस इन्वेस्टर हो, तो वो जो मैंने आपको कैटेगराइजेशन वाला पहले बताया कि अगर A और B कैटेगरी में आ रहा है तो वो सीरियस इन्वेस्टर है, तो वो कंडीशन वहाँ फुलफ़िल कर देता है। उसको देखने के कई मापदंड हैं, उसमें मुख्य रूप से ये है कि उसकी जो बैलेंस शीट है, उसकी जो हिस्ट्री है, पहले टर्नओवर रहा है, उसके पीछे जो प्रमोटर्स हैं उनके बारे में जानकारी ली जा सकती है। वो मतलब इंसॉल्वेंसी में तो वो ग्रुप नहीं चल रहा है, उसको भी देखा जा सकता है। और अपना वो फाइनेंशियल क्लोजर कहाँ से करेगा, फंडिंग वगैरह अगर उसको जनरेट करनी है तो उसके बारे में उसका क्या प्लान है। तो वो सारी चीज़ें देख के जब कैटेगरी डिसाइड हो गई है, दूसरा ये होता है कि जो वो जिस प्रकार का उद्योग लगाना चाहता है और या जिस प्रकार का व्यवसाय करना चाहता है, तो उसको जो उसकी निवेश की उसने सीमा बताई है, जैसे 100 करोड़ है, 50 करोड़ है, 500 करोड़ है, तो उसके हिसाब से उसको कितनी भूमि की आवश्यकता होगी वो जो संबंधित विभाग तय करेगा। अगर टूरिज़्म यूनिट का प्रपोजल है तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट तय करेगा कि 100 करोड़ में कितनी ज़मीन देनी है। यदि मेडिकल रिलेटेड इंस्टीट्यूशन का है तो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। यदि इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उसको जैसे RICO करेगा। तो उसी अनुरूप से वो एक सेकंड स्टेज है जो मैंने आपको 31 मार्च तारीख बताई है। सर
डिफेंस सेक्टर में भी देखा जाए पहली बार राजस्थान में उद्योग किया जा रहा है, तो उसमें क्या? अभी हाल ही में जो अल्बेट्रॉस वाला आपने केस देखा होगा, एक तो वो है जो निवेश है उसको रिको ने लैंड भी अलॉट कर दी है, और हमारे पास अभी 2 बड़े केसेस हैं जो पाइपलाइन में चल रहे हैं, उनके लिए हम लैंड आइडेंटिफाई करवा रहे हैं और वो भी मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही फलीभूत होंगे। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगभग मतलब आई थिंक 1000 से ऊपर ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो इंडिजनाइजेशन कैटेगरी में राजस्थान को सूट करती हैं, वो सूची वैसे काफ़ी बड़ी है। तो हम जो हमारी यहाँ के MSMEs हैं और जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उनसे भी बात कर रहे हैं कि अगर उन कैटेगरी की ऐसी कुछ यूनिट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी लगातार प्रमोट कर रही है कि इंडिजनाइजेशन कैटेगरी में उनको सपोर्ट दे कर के भारत के अंदर ही जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे जो बड़े CPSUs हैं डिफेंस सेक्टर में जो बाद में बड़े प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनसे उनका टाई अप हो सके, तो उस पर भी हमने केंद्र सरकार से भी एक बार तो हम बात कर चुके हैं और अभी उसके बारे में कुछ एरिया हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक नतीजा निकलेगा उसका। राजस्थान डेवलपमेंट को लेकर अब नया क्या और करने जा रहे हैं सर? लास्ट नए में तो अब जैसे आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की थी कि 11 दिसंबर 2025 को एक तरीके से जो MOUs ग्राउंड पे आ जाएंगे उसका एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसमें कुछ 2-3 और एक्टिविटीज़ हम जो शामिल करने जा रहे हैं, जो भी राष्ट्रीय स्तर और उसके ऊपर जाकर के ही उसका भी आयोजन होगा। तो वो लगभग 1 से 1.5 दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें न केवल जो अभी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में MOUs साइन हुए थे उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग के बारे में ही कार्यक्रम रखा जाएगा, बट उसमें 2-3 और नई चीज़ें आपको देखने की मिलेगी जो हम पहली बार कोशिश करेंगे। वो अभी राज्य सरकार से वो प्रस्ताव चर्चा में है और उसके बाद फिर जो 2026 में राइजिंग राजस्थान का 2nd एडिशन होगा, उसके बारे में भी मोटी मोटी कैसे अभी थोड़ा रूपरेखा मतलब हमने 1-2 बार चर्चा उसके ऊपर कर ली है कि उसे कैसे और बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है, वही प्रयास है। थैंक यू। तो कह सकते हैं राजस्थान में आने वाले दिनों में डेवलपमेंट के रूप में राइजिंग राजस्थान जिस तरह सरकार ने किया है उसमें अब नए नए डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।